जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार का गढ़ तोड़ेंगे। साथियों, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने अनायास कार्यक्रम की शुरुआत इस पंक्ति से क्यों की। यह जून का महीना है और फिर जब जून का महीना आता है तो उस संपूर्ण क्रांति के नारे को भला कौन भूल सकता है, जिसके साथ जयप्रकाश नारायण ने इस देश में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए एक विराट आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ किया था। आज जब अमेरिका में एक हिंसात्मक प्रदर्शन होता है तो यहाँ बैठे कुछ लोग उसे ही लोकतंत्र का अद्भुत नमूना मान बैठते हैं, और तब मुझे यह कहने पर अफसोस होता है कि आपके लोकतंत्र का वह नमूना नहीं है। आजादी के पश्चात इस देश ने दो बड़े आंदोलनों को देखा, एक तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जिसका कोई सानी नहीं है, और दूसरा फिर वो तो हम सबने भी देखा 2011 का अन्ना आंदोलन। तो आज का जो हमारा परिचर्चा है या यूं कहें कि विशेष व्याख्यान है, वह इन्हीं दोनों आंदोलनों पर आधारित है, जिससे बहुत सारी लोकतंत्र के विषय में बातें समझने का हमें अवसर मिलेगा। और इस विशेष व्याख्यान के लिए हमारे बीच आज जो विशेष व्यक्ति हैं वह भी अपने आप में एक अद्भुत क्षमता रखते हैं। मित्रों, हम ऐसा कहते हैं कि या तो सैद्धांतिक ज्ञान होता है या व्यवहारिक ज्ञान होता है, लेकिन अगर इन दोनों का जब मिलन हो जाए, सैद्धांतिक ज्ञान का भी और व्यवहारिक ज्ञान का भी, तो एक अद्भुत संगम होता है। और वह व्यक्ति जब कुछ विषय पे कुछ बोलता है तो वह एक अलग प्रभाव छोड़ती है। आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्सियत हैं जिनका इस विषय पे व्यवहारिक अनुभव भी है और सैद्धांतिक ज्ञान भी है। मैं बात कर रहा हूं इस देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश चतुर्वेदी जी का। श्री उमेश चतुर्वेदी जी 26 वर्षों से अनवरत पत्रकारिता में अपना योगदान दे रहे हैं। राजनीतिक पत्रकारिता उनकी विशेषता है और 6000 से भी अधिक विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर्स में उनके स्तंभ छप चुके हैं। उनका एकेडमिक करीबी रिश्ता है श्री उमेश चतुर्वेदी जी का। श्री उमेश चतुर्वेदी जी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें या माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की बात करें पत्रकारिता के, या फिर हम आईएमसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की बात करें जो कि अपने आप में पत्रकारिता के लिए विश्वविख्यात है, वहां आप विजिटिंग फैकल्टी भी रहे हैं और जाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के निर्माण में भी आपका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, पत्रकारिता से लेकर के साहित्य जगत में, चाहे वो मानव रचना विश्वविद्यालय हो, चाहे उत्तराखंड का ओपन यूनिवर्सिटी हो या फिर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी हो, इन सभी जगहों में आपके जो योगदान उनके पाठ्यक्रमों के निर्माण में है वह आपकी अकादमिक और साहित्य और पत्रकारिता में आपकी गहरी पकड़ और गहरी रुचि को दर्शाता है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं श्री उमेश चतुर्वेदी जी का। वर्तमान में आप प्रसार भारती के कंसल्टेंट भी हैं, जो कि हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, और इसके साथ साथ आप नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के कोषाध्यक्ष भी हैं। तो हम सबों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच श्री उमेश जी उपस्थित हैं। और सर, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और मंच अब श्री उमेश चतुर्वेदी जी का है। सर। ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के मित्रों, जगन्नाथ कश्यप जी, शिवेंदु जी, रोशन जी, सुदर्शन जी और इस कार्यक्रम में, इस वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित शामिल हुए बाकी श्रोता मित्रों, दर्शकों, दोस्तों, अब बड़ा कम समय में जगन्नाथ कश्यप जी ने मुझे घेर लिया और घेर करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और ये दोनों ही भारत की आज़ादी के बाद के बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन रहे हैं और उसी वजह से एक बड़े महत्वपूर्ण विषय भी रहे हैं। अन्ना आंदोलन और जयप्रकाश आंदोलन के तुलनात्मक अध्ययन की बात की है और उस पर मुझे यह मौका दिया है कि कुछ मैं अपने विचार व्यक्त करूं। मित्रों, जयप्रकाश आंदोलन को तो आज़ादी के बाद का ऐसा आंदोलन माना गया जिसे दूसरी आज़ादी का आंदोलन कहा गया, इसीलिए जयप्रकाश नारायण को दूसरी आज़ादी का नायक भी कहा जाता है। और यह भी कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि 72 साल की उम्र में एक व्यक्ति, जब वो संन्यास मया बोलने की स्थिति होती है, संन्यास्तंग मया, संन्यास पर जाने की स्थिति होती है, उस दौर में एक व्यक्ति ना सिर्फ देश की युवा वर्ग के आंदोलन की कमान को संभालता है, बल्कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और कदाचार और शासन तंत्र की विफलताओं को उजागर करने की कोशिश 74 में शुरू हुआ था, उसका पटाक्षेप 1977 में हुआ। आप देखेंगे कि 1974 से 2011 के बीच की दूरी
करीब 37 साल की होती है और 37 साल के बाद इसी आजाद भारत में एक और बुजुर्ग व्यक्ति, वो भी जीवन के 7वें दशक में होता है, अन्ना हजारे उठ खड़े होते हैं और आप देखेंगे कि एक आंदोलन शुरू होता है तो मार्च के आसपास शुरू होता है, जून में 5 जून को अपने पीक पर पहुंचता है। मैं जयप्रकाश आंदोलन की बात करता हूं और दूसरा आंदोलन जो है वो 5 अप्रैल को शुरू होता है 2011 में। मैं अन्ना आंदोलन की बात करता हूं। दोनों अपने चरम पर पहुंचते हैं। दोनों इस देश में व्यवस्था परिवर्तन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। व्यवस्था परिवर्तन के अंजाम तक पहुंचाना मामूली बात नहीं है। हालांकि वह व्यवस्था परिवर्तन कितना कारगर रहा और कितना स्पष्ट रहा, इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन दोनों ही आंदोलनों की जो सबसे बड़ी जो समानता है, दोनों की खूबियत है, दोनों की खासियत है, आप देखेंगे कि दोनों आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वो दोनों भ्रष्टाचार कैसे हैं, आंदोलनों के जो दोनों आंदोलन खड़े होते हैं वो किस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ होते हैं, तो निश्चित तौर पर वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं। दोनों व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब भी होते हैं, लेकिन वह व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक ही सीमित होकर के रह जाता है। आप देखेंगे 1977 का चुनाव को, उस समय तक जो लौह महिला कही जाती थी, ठीक 5 साल पहले ही वो चुनाव जीत करके आई थी, बल्कि 6 साल पहले 1971 में मध्यावधि चुनाव करा करके इंदिरा गांधी, उस चुनाव की जो छाया थी, वो चुनाव जो है वो बांग्लादेश के आंदोलन की एक छाया में हुआ था। एक तरह से कहें तो मुक्ति संग्राम में जो भारत ने सहयोग दिया था और पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए थे, और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का, उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल को जिस तरह से उन्होंने बंदी बनाया था हमारे भारतीय सैनिकों ने, और उसकी छाया में अपार लोकप्रियता प्राप्त, जो कुछ साल पहले तक 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था, उस गूंगी गुड़िया का जो आप देखेंगे कि एक चेंजिंग होती है, बदलाव आता है लौह महिला के रूप में। ऐसी महिला को एक बूढ़ा व्यक्ति उखाड़ फेंकता है। उस आंदोलन का नाम है जयप्रकाश आंदोलन। और कुछ इसी अंदाज में आप देखेंगे कि अन्ना आंदोलन की भी शुरुआत होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन लोकपाल बनाने के आंदोलन को लेकर के, जन लोकपाल बनाने के उद्देश्य को लेकर के। और वह आंदोलन अपने आप में जब संपूर्ण होता है तो कम से कम देश में तो दूसरे तरह का व्यवस्था परिवर्तन दिखता है, लेकिन जिस दिल्ली शहर में आंदोलन हुआ, उस दिल्ली शहर में तो व्यवस्था परिवर्तन हुआ। अब हम इस पर थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे कि वह व्यवस्था परिवर्तन रहा या सत्ता परिवर्तन रहा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात हम जान लें कि आखिर ये इन आंदोलनों की जरूरत कैसे पड़ी। मित्रों, मुझे लगता है कि जब भी हम इन दोनों आंदोलनों की चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो हम जा करके जरूर देखेंगे इन दोनों आंदोलनों के पीछे तत्कालीन सत्ता तंत्र की बुराइयां, उसमें आए भ्रष्टाचार के कीड़े, और उसके जरिए जो चीजें शामिल हो रही थी, जो जनता के उद्देश्य किनारे हो रहे थे, उनको हासिल करने की एक लंबी जद्दोजहद दिखती है। और इसकी पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो आजादी के आंदोलन के दौरान ही बन गई थी। इस देश में अगर देखा जाए तो सही मायने में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्यों के विधानसभाओं के लिए, जिन्हें उन दिनों असेंबली कहा जाता था, चुनाव हुए थे। और उन दिनों के चुनाव में 8 राज्यों में प्रांतीय असेंबलियां कहा गया था। उनमें कांग्रेस को जहां बहुमत मिला था, वहीं एक असेंबली में उसे मुस्लिम लीग के साथ वो सहयोग करके सरकार बनाने में कामयाब रही थी। उन दिनों 8 विषयों पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 8 विषयों पर प्रांतीय असेंबलियों को शासन करने का मौका दिया गया था, शासन करने की एक सुविधा दी गई थी। तो उस सुविधा के तहत, जो सुविधा के शासन होगा, सुराज होगा, लेकिन उस चुनाव में भी आप देखेंगे और उसके पीछे मुड़ के देखेंगे तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का थोड़ा बहुत सहयोग लिया था। उन दिनों भी जातिवाद था, उन दिनों भी क्षेत्रवाद था, और वह लोक प्रतिरोध क्यों था? उन तत्कालीन सत्ता केंद्रों के भ्रष्टाचार और मनमानी के चलते। लेकिन ये भ्रष्टाचार की कहानियां जो हैं वो आज के दिन नहीं है। अगर हम थोड़ा इतिहास की ओर झांकेंगे तो हमको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार की ये कहानियां, या भ्रष्टाचार की जो शुरुआत है, वो आजादी के आंदोलन के, उस आजादी के आंदोलन के दौरान ही शुरू हो गई थी, जिसे हम महान मानते हैं और जिसके जरिए हम आजाद हुए।
और जिसका जिक्र गांधी जी ने भी किया है। मैं इसको थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहूंगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए थे, जिनमें से 8 असेंबलियों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। एक में उसे मुस्लिम तत्कालीन मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके सरकार बनाना पड़ा था। उन प्रांतीय असेंबलियों को 8 मामलों में शासन करने का अधिकार दिया गया था। बहरहाल उन प्रांतीय असेंबलियों के जो चुनाव हुए थे, उस दौरान भी कांग्रेस ने, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे प्रमुख पार्टी थी, उस दौरान भी उसने जाति और क्षेत्र का खेल खेला था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं अध्ययन कर पाया हूँ, कि गांधी जी को लगता था कि एक बार जो आज़ादी मिल गई और उन्होंने 1909 में जो हिंद स्वराज के ज़रिए होम रूल का, या जिसे ग्राम स्वराज कहते हैं, जैसे हिंद स्वराज कहते हैं, उसका जो सपना देखा था, या जो जिसकी बात की थी उन्होंने, उनके साथी होने के नाते कांग्रेस जन उसे स्वीकार कर लेंगे और आज़ाद भारत में बुराइयाँ नहीं आएँगी। लेकिन आप देखेंगे कि गांधी जी का भी मोह भंग बड़ी जल्दी ही होने लगा था। आज़ादी पाने के ठीक 6 महीने बाद ही उन्होंने 27 जनवरी 1930 को अपनी शाम की जो प्रार्थना सभा होती थी, उसमें उन्होंने कहा था कि, देखिए मैं कोट कर रहा हूँ, कांग्रेस ने अपनी आज़ादी की लड़ाई का शुरुआती और जरूरी हिस्सा हासिल कर लिया है, अब इसका मुश्किल भाग अब आना है। लोकतंत्र के मुश्किल रास्ते पर इसने ऐसे घटिया ठिकाने बनाए हैं जिनसे भ्रष्टाचार पैदा हुआ है, और गड़बड़ी वाले ऐसे संस्थान बने हैं जो नाम मात्र के लोकतांत्रिक और जनप्रिय हैं। मित्रों, ये कितनी बड़ी बात है। गांधी जी 27 जनवरी 1948 को अपनी असामयिक, या एक कहिए कि लोमहर्षक हत्या के ठीक 3 दिन पहले ही ये कहते हैं, यानी वो निराश हो चुके थे, और शायद यह निराशा ही थी। उन्होंने 29 जनवरी को एक तरह से कांग्रेस को भंग करके लोक सेवक संघ बनाने का सपना देखा था, और अगले दिन इसका वो खुलासा करने वाले थे। लेकिन वह खुलासा क्या होता, ये भारत का दुर्भाग्य कहें, या फिर तत्कालीन सत्ता तंत्र का सौभाग्य, कि फिर वो खुलासा कर जब तक करते, तब तक 3 गोलियों ने उन्हें इस दुनिया से पार पहुंचा दिया। मित्रों, उसके बाद मतलब आप देखेंगे कि गांधी जी जिस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र के मुश्किल रास्ते पर इसने ऐसे घटिया ठिकाने बनाए हैं जिनसे भ्रष्टाचार पैदा हुआ है, और गड़बड़ी वाले ऐसे संस्थान बने हैं जो नाम मात्र के लोकतांत्रिक और जनप्रिय हैं। कायदे से होना ये चाहिए था कि जो स्वराज, हमारा जो स्वराज के नाम पर संविधान बना, उस संविधान में इन संस्थानों को डिसमेंटल किया जाता, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किया जाता, और सत्ता तंत्र को, जिसे हम वेस्टमिंस्टर सिद्धांत कहते हैं, बहुदलीय लोकतंत्र, हालांकि इस पर भी एक बहुत आप आश्चर्य करेंगे जान करके, 1985 में जब राजीव गांधी की एक तरह से कहें तो चक्रवर्ती विजयी सरकार बन के आई थी, 415 का बहुमत लेकर के आई थी, तो तब भी उसको डर लगा, तब मतलब 415 के बहुमत के बावजूद उस सरकार को भी डर लगा कि कहीं दल बदल से उसकी सरकार गिर न जाए। तो उस दल बदल को रोकने के लिए 1985 में उसने दल बदल निरोधक कानून पेश किया था, पारित कराया था, और उस कानून में पहली बार संविधान में, उस कानून के जरिए पहली बार संविधान में दल की बात होती है। उसके पहले आप देखेंगे तो कहीं भी संविधान में दल का जिक्र नहीं है। तो कहने की बात यह है, कहने का मतलब ये है कि एक तरह से देखें तो हमारा जो संविधान, जिसको एक तरह से अपना सुराजी संविधान बनना था, उस संविधान में ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां रह गई। हम संविधान के अपनी प्रस्तावना पर बहुत इतराते हैं, निश्चित तौर पर इतराना चाहिए, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना के जितने भी शब्द हैं, आप देखेंगे कि वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के जो आदर्श हैं, जो ध्येय हैं, उस ध्येय को प्रकट करने वाले आदर्श वाक्य हैं, ध्येय वाक्य हैं। लेकिन जो सुराज की बात होनी चाहिए थी, जिसे कुछ लोग अपने संविधान की बड़ी विशेषता मानते हैं, और मैं जैसा कि समझता हूँ कि इंडियन डिबेटिंग सोसाइटी जो है उसमें ज्यादातर राजनीतिक विज्ञान के या राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, उनको पता है, वो अपने नीति निर्देशक तत्वों को, जिसे हमने आयरलैंड के संविधान से आयातित किया है, उसको हम बहुत अच्छी चीज मानते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो सचमुच का सुराज है, जहाँ भ्रष्टाचार मिटने की बात है, जहाँ लोक राज की बात, देवीलाल कहते थे ना कि लोक राज जो है वो लोक लाज से चलता है, वो सब कुछ निहित उस संविधान के नीति निर्देशक तत्व में शामिल हो गया है। मुझे लगता है
कि अगर वो नीति निर्देशक तत्व के में शामिल नहीं होते, बल्कि वो कहीं न कहीं अगर संविधान के मूल भाग के अधीन होते, तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए इन चीज़ों को, जो नीति निर्देशक तत्व के ज़रिए, आखिर सरकारें तो चुन के आती हैं, चुनाव तो उसी नीति निर्देशक तत्व पर ही लड़ती हैं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा देने के। तो उनको अगर सही मायने में लागू करने का एक व्यवस्था होती, तो शायद वो भ्रष्टाचार नहीं होता। मैं ये बात से बात निकलती है, इसलिए चर्चा बढ़ती जा रही है। चूँकि हमारे जो श्रोता हैं, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप जैसे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। मुझे लगा कि अपने व्याख्यान में इसकी ओर ध्यान ज़रूर इंगित कराऊँ और ये बताने की ज़रूर कोशिश करूँ कि हमारे भ्रष्टाचार जिसको हम अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं, क्या कहीं न कहीं उसके संविधान में उसके स्रोत तो नहीं दिखते हैं, कहीं उसका उद्गम हमारे संविधान की कमजोरियों में तो नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये सत्य है कि एक दौर में हम हमारे बहुत सारे दोस्त जो यहाँ सुन रहे हैं वो बिहार से आते हैं। आप सब जानते हैं कि दुनिया को गणतंत्र का जो सिद्धांत दिया, गणतंत्र की जो मॉड्यूल दिया, जो एक तरह से नमूना पेश किया, वो बिहार ने ही पेश किया, लिच्छवी गणतंत्र ने पेश किया। बिहार एक दौर में जिसे हम सोने की चिड़िया जिसे कहा गया गुप्त काल के दौरान तक, वो क्या था? वो बेसिकली वो बिहार केंद्रित शासन ही था। उस बिहार में अ, देखेंगे कि 1969 के बाद से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता गया, पढ़ाई चौपट होने लगी थी, सत्ता तंत्र का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, बाढ़, सुखाड़ दोनों से बिहार प्रभावित था, लेकिन उस दौर का सत्ता तंत्र इससे बिल्कुल बेफ़िक्र था। आप जानते हैं मित्रों कि जो मैं जिनकी बात कर रहा था, गांधी जी ने जिसको कहा था, उस दौर के भ्रष्टाचार से लेकर के और जो भ्रष्टाचार धीरे-धीरे संस्थागत होता गया, सिर्फ ये बिहार की बात नहीं है, लेकिन बिहार में भी बढ़ा और आप देखेंगे कि बिहार में बढ़ने के चलते इसका एक बड़ा असर ये हुआ कि बिहार चूँकि एक तरह से राजनीतिक रूप से और आज भी है, इतने पिछड़ापन के बावजूद भी आप देखेंगे कि बिहार की धरती राजनीतिक रूप से आज भी बहुत ज़्यादा चौकस है। तो वहाँ इसको लेकर के सुगबुगाहट शुरू हुई, तत्कालीन सत्ता तंत्र के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। जो वो उस दौर में आप देखेंगे, कुछ मैं डेटा देना चाहूँगा कि बिहार में आप देखेंगे उस दौर में 1974 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो पिछले साल की तुलना में चावल की कीमतें 17.3% बढ़ गई थी, गेहूँ की कीमतें लगभग दोगुनी 89.3 89.3% बढ़ गई थी और गरीबों को जो उन दिनों राशन के ज़रिए अनाज दिया जाता था, उसकी कीमत करीब 134% बढ़ गई थी। 134% बढ़ना ये मामूली बात नहीं था और इसकी एक और बड़ी वजह ये रही कि उस दौर में आप देखेंगे, जयप्रकाश जी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जयप्रकाश जी आज़ादी के बाद तुरंत सत्ता तंत्र से बाहर हो गए थे। जो सत्ता की राजनीतिक मतलब प्रक्रिया थी उस समय के हिसाब से, जो दलगत राजनीति थी, सोशलिस्ट पार्टी को सदस्य थे, उससे वो अलग हो गए थे और उन्होंने 1961 में सर्वोदय आंदोलन को स्वीकार कर लिया था। उन्हें लगा था कि गांधी जी का जो रचनात्मक आंदोलन का सपना है, उसके ज़रिए वो चीज़ों को बहुत बदल सकते हैं, भारत को बदल सकते हैं। उन्होंने बदलने की कोशिश की। मित्रों, एक चीज़ और यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा, गांधी जी के जयप्रकाश जी के पूरे जीवन को आप देखेंगे तो एक सपाट जीवन नहीं है, एक सपाट आंदोलनकारी का जीवन नहीं है कि उन्होंने छात्र जीवन में आमतौर पर ऐसा होता है कि छात्र जीवन में आमतौर पर कोई एक विषय को, एक विचारधारा को स्वीकार कर लेता है और जिंदगी उसी सिद्धांत के सहारे अपनी जो अपने उद्देश्यों को और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, चाहे वो जिस भी विधा में कार्य कर रहा हो, राजनीति में हो, पत्रकारिता में हो या समाज सेवा में हो। लेकिन आप देखेंगे जयप्रकाश जब पढ़ने गए थे 1922 में, तो अमेरिका 1922 से 1929 तक रहे। वो उतने दिनों तक घोर मार्क्सिस्ट हो गए थे, घोर मार्क्सवादी। और उनका संपर्क पहली बार जब अमेरिका में वो पढ़ने गए थे, तो वहाँ जारशाही के खिलाफ काम करने वाले एक समूह से, हालांकि जारशाही खत्म हो चुकी थी रूस में 1917 में, इसके बावजूद एक समूह वहाँ कार्यरत था, सक्रिय था, उसके साथ जुड़े और उसके बाद वो मार्क्सवाद के प्रति एक तरह से आसक्त हो गए थे, एक तरह से उसकी ओर आकर्षित हो गए थे। और ये भी सच है कि अगर उनकी माँ का निधन नहीं हुआ होता,
तो सोवियत संघ जाने वाले थे, अमेरिका से लौट करके वो भारत नहीं आते। लेकिन भारत आने के बाद भी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं उनके अंदर एक सशस्त्र क्रांति के ज़रिए देश को बदलने की भावना थी और बाद में आप देखेंगे कि हजारीबाग जेल से वो भागते भी हैं, तो वो विचार है। लेकिन उसके बाद वो सोशलिस्ट आंदोलन की ओर झुकते हैं। 1934 में जो कांग्रेस में रहते हुए जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ उसके साथ हुए, जिसमें के बड़े नाम थे आचार्य नरेंद्र देव, पुरुषोत्तम दास टंडन और जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इस अशोक मेहता, बाद में अशोक मेहता कांग्रेस में शामिल हो गए और इंदिरा गांधी की सरकार में तो मंत्री भी रहे। बहरहाल उस ग्रुप में रहते हुए भी उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। आप ये देखेंगे कि 42 का आंदोलन जो है, जिसमें सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, कांग्रेस के बड़े नेता अब मुंबई से, उसमें से गिरफ्तार तो जेपी भी थे, लेकिन अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया बाहर थे और उसके बाद उन्हीं के प्रेरणा से कहें या एक उनका सशस्त्र क्रांति का एक की सोच थी, उसको लेकर के वो भी हजारीबाग जेल से भाग गए, नेपाल में जाके उन्होंने पनाह ली थी। तो एक तरह से देखा जाए तो 42 के आंदोलन के हीरो जयप्रकाश और लोहिया और अरुणा असफ अली ही हैं। ऐसे व्यक्तित्व, जटिल व्यक्तित्व का व्यक्ति, एक तरह से मैं जटिल इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि आप जानेंगे जब उनकी जीवनी से गुजरेंगे या उनके जिंदगी के बाकी तथ्यों से गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बेशक मार्क्सवाद से प्रभावित रहे, बेशक सोशलिस्ट रहे, गांधीवादी रहे जयप्रकाश, लेकिन उनके पूरे व्यक्तित्व में आप देखेंगे कि भावुकता भी है। कई बार तो वो रोने-रोने तक को हो जाते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व, इसीलिए मैं जटिल व्यक्तित्व उनको कहता हूँ, ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति 1961 में खुद एक तरह से संन्यास्तंग मया बोलने लगता है और जाकर के कहता है कि हमें ये जो सत्ता तंत्र की राजनीति है, चाहे पक्ष की राजनीति हो चाहे विपक्ष की राजनीति हो, एक तरह से सत्ता तंत्र की राजनीति है जिस वेस्टमिंस्टर सिस्टम को हमने अपनाया है, उस तंत्र से वो अलग होकर के और सर्वोदय आंदोलन में चले गए। लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि सर्वोदय आंदोलन उनसे सर्वोदय आंदोलन से भारत को बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को जमीन पर सही मायने में उतारा नहीं जा सका है, तो फिर धीरे धीरे वो राजनीति की ओर उन्मुख होने लगे थे। हालांकि वो आप देखेंगे 1964 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उनसे अपील की थी, वो सक्रिय राजनीति में आए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मानते थे कि अगर जयप्रकाश सक्रिय राजनीति में आएंगे तो उनके साथ वो देश का नक्शा बदल सकते हैं, देश का चेहरा बदल सकते हैं। और जिस व्यवस्था परिवर्तन का सपना उन लोगों ने देखा था, कांग्रेस में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना करके उस व्यवस्था परिवर्तन को वो लागू कर सकते हैं। लेकिन जयप्रकाश ने 1964 में भी इसे स्वीकार नहीं किया। हालांकि बाद के दिनों में उन्होंने आंदोलन चलाना शुरू किया था और वो एक उन्होंने पीपुल्स फॉर डेमोक्रेसी चलाना शुरू कर दिया था, जनता के लिए लोकतंत्र। और उस आंदोलन की देन थी कि आप देखेंगे कि 1973 में पहली बार गुजरात में खासतौर पर छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन था सुरेंद्र नगर में। छात्रों को मेस में खाना बढ़िया नहीं मिला था और उस आंदोलन के चक्कर चलते एक तरह से छात्र जागे और जागने के बाद वो देखते देखते पीपुल्स फॉर डेमोक्रेसी जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी उसने भी सहयोग दिया और देखते देखते उससे प्रेरित होकर के बिहार आंदोलन में भी बच्चे आ गए। मैंने कुछ डाटा आपको आपके सामने रखा था, उसने उसमें बड़ी भूमिका निभाई। तत्कालीन सत्ता तंत्र के भ्रष्टाचार ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। और जब आप जयप्रकाश आंदोलन की जीवनी से गुजरेंगे तो आप ये भी जानेंगे जो लोग उस दौर में सक्रिय थे जयप्रकाश आंदोलन में छात्र नेता, अगर आप उनसे निजी तौर पर मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जयप्रकाश शुरू में इस आंदोलन से जुड़ने के पक्षधर नहीं थे। उस आंदोलन में आप देखेंगे तो मूल रूप से दोनों धाराओं में, खासतौर पर कांग्रेस विरोधी उस समय जो दो प्रमुख धाराएं थी, एक समाजवादी धारा थी, दूसरी राष्ट्रीय धारा थी, राष्ट्रवादी धारा थी। उन दोनों धाराओं के लोगों ने ही मिलकर आंदोलन किया था। उस राष्ट्रवादी धारा के उन दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव रहे, महामंत्री रहे राम बहादुर राय जी अभी भी हमारे बीच में है। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है। समाजवादी धारा के एक बड़े नेता शिवानंद तिवारी हैं। बेशक बाद में लालू यादव और नीतीश कुमार का नाम आया, लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव बहुत जूनियर थे।
बहरहाल इन लोगों से भी आप चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि जयप्रकाश शुरू में इस आंदोलन में हिस्सा लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो पीपुल्स फॉर डेमोक्रेसी के तहत जन जागरण जब अभियान चला रहे थे तो जगह जगह वो जाते थे, और जाने के बाद जिस तरह से छात्रों का उनको समर्थन मिलता था, या छात्र जिस तरह से उनके आगे पीछे घूमने लगते थे, या जिस तरह से उनके कारों पर फूल की बरसात होती थी, तो वो धीरे धीरे सोचने को बाध्य हो गए कि जरूर इस देश में करंट है, और उस करंट को अगर नेतृत्व दिया जाए तो व्यवस्था परिवर्तन का जो पुराना सपना है, गांधी के जमाने से जो चला आ रहा है, उस सपने को सफल किया जा सकता है। आप ताजुब करेंगे मित्रों कि उन दिनों आज की तरह किस्म किस्म के फूल नहीं दिए जाते थे। जयप्रकाश आंदोलन पर की शुरुआत के पहले जब जयप्रकाश जी जन जागरण के लिए बिहार के इलाकों में घूम रहे थे, तो उन वो मौसम था मानसून का, और मानसूनी मौसम में आप जानते हैं गुड़हल के फूल जिसे हम लोग देवी पर चढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा वो तो बिहार में जगह जगह है, गांव गांव में है। गुड़हल के फूलों से उनकी कार को एक तरह से पाट दिया जाता था, और यह गुड़हल के फूल संजोग से देखिए कि वो लाल रंग है। मैंने आज अपनी कमीज भी लाल रंग की पहन रखी है, हालांकि ये संजोग ही है। उस लाल रंग के फूलों ने जयप्रकाश के भी मानस को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और इस तरह से जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि जब जयप्रकाश आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की, व्यवस्था बदलने की शुरुआत की, तो सबसे पहले उन्होंने 1974 के फरवरी महीने में, तब उस समय तक बिहार में 135 डिग्री कॉलेज थे, करीब वहाँ उन 135 डिग्री कॉलेजों के 500 छात्रों को उन्होंने बुलाया, और बुला करके उनसे बातचीत की, और उनमें सिर्फ 4 मांगे रखी गई उनके बातचीत के बाद कि भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और शिक्षा संबंधी बुनियादी परिवर्तन को लाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। और यह देखते ही देखते आंदोलन बढ़ गया। हालांकि एक देखेंगे कि एक उन दिनों वो मुख्यमंत्री थे जिनको चचा के नाम से लोग जानते थे, मुख्यमंत्री थे वो। हालांकि उनको जयप्रकाश जी सज्जन मानते थे कि वो बुरे नहीं हैं, लेकिन तंत्र इतना खराब हो चुका था कि उनको लगा कि इसकी ओर अगर कदम नहीं उठाया गया तो इसको लेकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, और आंदोलन जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे उस आंदोलन को भी तोड़ने की, मैं थोड़ा फिर अब अन्ना आंदोलन पर आता हूँ। अन्ना आंदोलन सन 2010 में, आप याद कीजिए, ये वो दौर था जब अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने ठीक 1 साल पहले एक रिपोर्ट दी थी। अर्जुन सेन गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, उन दिनों तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि देश के करीब 84 करोड़ 20 रुपए या उससे कम पर रोजाना जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, और ये वही दौर है। इस रिपोर्ट ने बहुत हलचल मचाई थी। ये वही दौर है कि आप देखेंगे कि कॉमनवेल्थ इस दिल्ली में होना था, कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल, उस कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई। उसके बाद 2G, अब तो हम लोग फोन जिसके जरिए हम लोग ये बातचीत भी कर रहे हैं, अब तो 4G तक पहुंच गया है। उस जमाने में 2G था, सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी का जो फोन था, उसके स्पेक्ट्रम आवंटन में भरपूर घोटाला हुआ, और तत्कालीन जो ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के महालेखा और नियंत्रक परीक्षक, वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। आप ये भी देखेंगे कि उन्हीं दिनों जो कैप्टिव पावर प्लांट बनाने के लिए या दूसरे कामों के लिए कोयला खदानों का एक तरह से खुला ये नीलामी हुई थी, खुली नीलामी हुई थी। उस नीलामी में भी जम करके घोटाला हुआ था, और जिस घोटाले को भी कोलगेट कहा गया। और इन सबके खिलाफ उन दिनों याचिकाएं दायर कर रहे थे वो बड़े नामी वकील हैं, प्रशांत भूषण। उन्हीं की याचिकाओं पर सुनवाई करते करते आप देखेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में सब जांच कार्रवाई नहीं हुई होती, सुनवाई नहीं हुई होती, तो शायद वो घोटालों को सामने नहीं लाया जा सकता था, या उसकी परिणत तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। तो आप देखेंगे कि इस पूरे आंदोलन में इन सब घोटालों की बड़ी भूमिका रही, और यही वजह रही कि उन दिनों मुझे याद है फरवरी 2010 में रामलीला मैदान में तब एक आयोजन किया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा
कदम उठाया जाना चाहिए। और उस रामलीला मैदान के में जो आंदोलन हुआ, एक तरह से आंदोलन न कह करके कहिए कोई जुटान था। उस जुटान में ये तय हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत और सशक्त आंदोलन होना चाहिए। और उस आंदोलन में आप याद कीजिए, मुझे तारीख याद नहीं है, आप याद कीजिए कि उस आंदोलन में, उस मंच पर तब प्रमुख लोगों में कौन-कौन थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन राव भागवत जी थे, बड़े पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी थे, गोविंदाचार्य थे, बाबा रामदेव थे और पहली बार अन्ना हजारे आए थे। वो अन्ना हजारे जिन्होंने पहले महाराष्ट्र में खासतौर पर 1995 में, महाराष्ट्र में 1995 में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, नहर भ्रष्टाचार घोटाला के खिलाफ आंदोलन चलाया था और उसमें कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। तब से उनका नाम था, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वो सिंबल बन के उभरे थे, एक बड़ा प्रतीक बन के उभरे थे। तो उस मंच पर फरवरी 2010 के आंदोलन में, या जुटान कहिए, उस जुटान में अन्ना हजारे पहली बार आए थे। और उसी मंच पर तब परिवर्तन नाम की संस्था चलाने वाले और कबीर नाम की संस्था चलाने वाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से एक अलग संगठन खड़ा करने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी थे, किरण बेदी भी थी। और वहां से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन यह आंदोलन धीरे-धीरे तब बढ़ते जाता है जब सरकार, वहीं से मांग शुरू होती है कि एक जन लोकपाल होना चाहिए और जन लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश से लेकर के बाकी सब लोगों को भी शामिल होना चाहिए। और उसी आंदोलन के बाद आप देखेंगे कि से शुरू होता है और उस आंदोलन को आगे बढ़ाना शुरू हो गया। लेकिन सरकार उस पर हीलावाली कर रही थी, उसको टाल रही थी तत्कालीन मनमोहन सरकार ने। और उसको उसको देखते हुए 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे जंतर मंतर के धरने पर बैठे और आप देखेंगे कि वहां से आंदोलन की एक नई शुरुआत होती है। ये दोनों आंदोलनों में, आप जयप्रकाश आंदोलन में देखेंगे और अन्ना आंदोलन में देखेंगे कि दोनों ही आंदोलनों में, क्योंकि ये सत्ता तंत्र का चरित्र होता है, वो अपने भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करता, अपने भ्रष्टाचार को मानता ही नहीं है। और भ्रष्टाचार को अगर मान भी ले तो फिर तो उसकी अपनी जो अपना अस्तित्व है, जो उसकी अपनी हैसियत है, उस पर सवाल उठता है, जनता के सामने उसकी जवाबदेही पर सवाल उठता है। और फिर हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, हम किसी तानाशाह या अधिनायकवादी समाज में नहीं रहते हैं। इसलिए वो जब इसके बावजूद वो जवाब देने से बचता है और वो दरअसल उसके सामने मतलब सत्ता तंत्र के जो खेवनहार होते हैं या जो भी उसके अगुवा होते हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि अगर वो भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लें तो उनकी जो जनता के बीच में साख है वो कमजोर होगी। और उस साख से उनको, जो कि कहा ना, मैंने अपने कई बार अपने वक्तव्य में कहा कि आज के जो वेस्टमिंस्टर पद्धति है वो एक तरह से आप देखेंगे तो वो सत्ता तंत्र की राजनीति की बात करता है। वो सत्ता तंत्र के जो दौड़ है, उस दौड़ में वो दल कमजोर होता है। इसलिए आमतौर पर देखेंगे कि गांधीवाद की बात करने वाले, गांधीवादी मूल्यों को स्वीकार करने वाले, गांधीवादी मूल्य क्या है? गांधीवादी मूल्य ये है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लो। लेकिन गांधीवादी मूल्यों को स्वीकार करने, उसका स्वीकार का दावा करने वाला जो हमारा राजनीतिक तंत्र है, कभी भी अपनी गलतियों को आप देखेंगे स्वीकार नहीं करता। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि उन दिनों किसी ने, चाहे 2011 में जो अन्ना आंदोलन हो, उसमें किसी ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। और आप देखेंगे कि उस आंदोलन की बात को जयप्रकाश आंदोलन में भी देखेंगे, उस बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया। एक और बात याद दिलाना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी फरवरी 1975 में, फरवरी 1975 में जब जयप्रकाश जी ने बोट क्लब पर एक बड़ा आंदोलन करने की कोशिश की, तो उसके पहले संसद के दोनों सदनों में उनकी मांग को लेकर के चर्चा हुई थी। और वो मांग ये थी कि भ्रष्टाचारी शासन तंत्र को हटना चाहिए, 1 साल तक कॉलेज के छात्रों को दूर रहना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने उनका एक तरह से मजाक उड़ाया था। और वो मजाक उड़ाते हुए उन्होंने क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि उसको कोट करना चाहूंगा। इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, अब हम सुन रहे हैं कि लोग सरकारी कर्मचारियों को अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे फौज को और पुलिस में भी अनुशासनहीनता फैला रहे हैं, जिसे मैं तो बगावत ही कहना चाहूंगी।
क्या किसी ने इसके परिणामों की चिंता की है? जरा सीमा की स्थिति के बारे में सोचिए। इसका कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य राज्य को कोई मतलब नहीं है। अब सवाल ये है कि वो क्यों कह रही थी, क्यों उसका मजाक उड़ा रही थी? दरअसल क्या था कि मैं यहाँ थोड़ा-सा याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ सब लोग पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, उन पॉलिटिकल साइंस के सारे विद्यार्थियों को याद दिलाना चाहूँगा, भारत में संविधान की रक्षा की शपथ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति लेते हैं। जयप्रकाश जी का ये तर्क है और उस तर्क के आधार पर मैं इस बात को कहना चाहूँगा और अब यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इसके अलावा जो लोग भी शपथ लेते हैं, संविधान के अनुपालन की, संविधान के स्वीकार करने की, उसको पूरी तरह से उसका पालन करने की ही शपथ लेते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। तो जयप्रकाश जी का तर्क था कि चूंकि संविधान की रक्षा की शपथ राष्ट्रपति लेते हैं और वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, तो जाहिर है कि अगर कोई असंवैधानिक आदेश जारी हो रहा है, तो संविधान रक्षा के अपने शपथ के मुताबिक चूंकि उस राष्ट्रपति के अंडर में काम करते हैं, सेनाएं काम करती हैं, पुलिस करती हैं, तो संवैधानिक आदेशों का तो पालन करें, असंवैधानिक आदेशों का पालन नहीं करें। जब नवंबर 1974 में उन्होंने विधानसभा का घेराव उनकी अगुवाई में हुआ था, जयप्रकाश नारायण के बिहार विधानसभा की अगुवाई में, तो उस समय उन्होंने कहा था, पुलिस वालों से उन्होंने अपील की थी, मैं उस अपील को भी दोहराना चाहूंगा कि उसमें उन्होंने कहा था, एक सेकंड दीजिए हमको। हाँ, मैं पुलिस को यह बता देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि जब मैं पुलिस को नियमों का उल्लंघन करने को नहीं कह रहा हूँ, तो उन्हें अपनी ड्यूटी अवश्य करनी चाहिए, पर उन्हें गैर कानूनी या अपने विवेक के विरुद्ध जाने वाले आदेशों को नहीं मानना चाहिए। इंदिरा गांधी दरअसल उसी की आलोचना कर रही थी और एक चीज और देखिए, यह समानता आपको अन्ना आंदोलन में भी दिखती है। अन्ना आंदोलन भी जब खास तौर पर जब आप देखेंगे कि 5 अप्रैल को शुरू हुआ था 2011 में अनशन जंतर मंतर पर जन लोकपाल बनाने के लिए। और एक चीज और यहाँ याद दिलाना चाहूंगा कि जो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक दौर में जो यूपीए प्रथम और यूपीए द्वितीय की सरकार ने बनाया था राष्ट्रीय सलाहकार काउंसिल, तो उस काउंसिल की एक मेंबर होती थी अरुणा राय। अरुणा राय को रमन मैगसेसे पुरस्कार भी मिल चुका है और इस देश में अगर एक तरह से कहें तो सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत भी उन्होंने ही कराई थी, उन्हीं के प्रयासों से हुआ था। तो उन्होंने भी एक जन लोकपाल कानून का मसविदा तैयार किया था। तो जो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो वो भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो जन लोकपाल अधिनियम था उसको उसने वो मांग की थी कि अरुणा राय का बनाया हुआ कानून स्वीकार किया जाए। मुझे याद है मैंने दैनिक हिंदुस्तान के लिए एक इंटरव्यू किया था अन्ना हजारे का, शायद वो 8 अप्रैल 3 दिन हो गया था उनको अनशन करते हुए जंतर मंतर पर। तो 8 अप्रैल को उन्होंने रात को करीब 9 बजे मुझे इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि अब जन लोकपाल बनेगा और सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आंदोलन जब तेज हुआ तो जब सरकार पर दबाव बना, सरकार की ओर से 3 वार्ताकार नियुक्त हुए, प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल, इन दोनों ने मिल करके बातचीत की और उस बातचीत के बाद तय हुआ, सरकार ने वादा किया, मनमोहन सिंह सरकार ने, कि 15 अगस्त 2011 के पहले तक जन लोकपाल कानून सरकार पारित करा लेगी। लेकिन सरकार की मंशा में खोट थी, ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा सरकार की मंशा में खोट थी 1974-75 में। आप देखेंगे कि अन्ना आंदोलन के सामने ये प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद भी ये विधेयक पारित नहीं हुआ, बल्कि एक जो 10 सदस्यीय समिति बनी थी कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में, उस समय कपिल सिब्बल कानून मंत्री थे, उस अध्यक्षता में जो समिति बनी, उस समिति के जो मंत्री थे उन मंत्रियों ने उसको घालमेल किया और फिर उसके बाद आप देखेंगे और आपको तो याद ही होगा, आप सब लोगों को, आप लोगों के सामने की ये बात है कि अन्ना ने फिर 16 अगस्त 2011 से, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दे रखी थी कि अगर 15 अगस्त तक कानून नहीं बना 2011 तक तो 16 अगस्त से फिर से धरने पर बैठेंगे, अनशन करेंगे। 16 अगस्त को उन्होंने अनशन शुरू किया, उनको गिरफ्तार किया गया, तिहाड़ जेल रखा गया, तिहाड़ जेल से मजबूरी में छोड़ा भी गया, लेकिन अन्ना लगातार अनशन पर बैठे रहे, उनको रामलीला मैदान में पहुंचाया गया और उस अनशन में 11 दिन तक की चुप्पी के बाद बाद में राहुल गांधी ने जो कहा था, वो क्या कहा था देखिए, एक तरह से वो अपनी दादी की ही बात कर रहे थे, दादी की
तरफ टिप्पणी कर रहे थे, वो उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक कुछ संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और इस तरह से लोकतंत्र को नहीं चलाया जा सकता। मैं राहुल गांधी को कोट करना चाहूंगा, लोकतंत्र की गरिमा को कम करना एक खतरनाक चलन है और यह आंदोलन उसी चलन को बढ़ावा दे रहा है। यह बयान राहुल गांधी का 26 अगस्त 2011 को है। आप देखिए कि फरवरी में इंदिरा गांधी जयप्रकाश आंदोलन को भी इसी तरह से बदनाम कर रही थी और ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि अन्ना आंदोलन को भी राहुल गांधी, उनके पोते, जो उन दिनों भी बेशक वो प्रधानमंत्री नहीं थे या उनके घर का व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री नहीं था, उनके हाथ में सीधे सत्ता की कमान नहीं थी, लेकिन वो भी एक आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश ऐसे ही कर रहे थे। आप देखेंगे कि दोनों ही आंदोलन, जेपी आंदोलन हो चाहे अन्ना आंदोलन हो, दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, दोनों सुशासन लाने के लिए हुआ, दोनों का काम एक तरह से भारत की व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाना था। दोनों का कहीं न कहीं एक समग्र उद्देश्य था, संपूर्ण क्रांति, जिसे जयप्रकाश ने कहा था। और मैं थोड़ा सा प्रकाश संपूर्ण क्रांति पर भी डालना चाहूंगा। संपूर्ण क्रांति क्या है? मूलतः जो 5 जून 1975 को, जिसकी आपने अपनी भूमिका में चर्चा की जगन्नाथ जी, 5 जून 1975 को जो जिसे उन्होंने संपूर्ण क्रांति अब नारा है, सारा हिंदुस्तान हमारा है, वो नारा दिया था पटना में। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक तरह से गांधी जी की समग्र क्रांति का ही विस्तार है और समग्र क्रांति गांधी जी को जानने के लिए कि क्या है, उसको जानने के लिए आपको हिंद स्वराज से गुजरना होगा। लेकिन संपूर्ण क्रांति में क्या क्या था आप देख लीजिए। वो सिर्फ राजनीतिक क्रांति नहीं थी, संपूर्ण क्रांति में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक 7 तरह की क्रांतियां थी। और यह क्रांति भी, यह जो संपूर्ण क्रांति की जो अवधारणा है, कुछ कुछ आप देखेंगे कि वो लोहिया की सप्त क्रांति की अवधारणा से भी प्रेरित है। हालांकि लोहिया कुछ दूसरे ढंग से करते हैं। लोहिया की सप्त क्रांति थी नर नारी की समानता, मतलब स्त्री पुरुष की बराबरी। फिर उनकी दूसरी जो सप्त क्रांति का जो दूसरा ध्येय था, वो था रंग और नस्ल की बराबरी, जाति प्रथा का खात्मा। और इसके बाद उनका जो तीसरा था वो परदेशी गुलामी। आज भी देखिए, जिसकी हमने चर्चा की अपने वक्तव्य के शुरुआती दौर में, कि हमारा जो संविधान है वो एक तरह से परदेशी संविधान की नकल ही है, अपना सुशासन नहीं है, परदेशी गुलामी का विरोध करना। फिर लोहिया की सप्त क्रांति का जो अगला जो लक्ष्य है वो है निजी पूंजी की विषमता और आर्थिक को खत्म, निजी पूंजी की विषमता को खत्म करना और आर्थिक समानता लागू करना। इसके साथ ही आज हम लोग एक चर्चा बहुत कम कर रहे हैं, तो आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसकी ओर ध्यान दें। आज के दौर में आप देखेंगे कि सामाजिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप लगातार बढ़ते गया है और इस हिसाब से अब अगर देखें, आप बहुत सारे राजनीतिक विचारकों को पढ़े हैं, हाउस लॉक, रूसो, और उनकी स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो आप जानते हैं, उस पर ज्यादा यहाँ जाने का वक्त नहीं है। लेकिन ये देखेंगे कि आज के दौर में वो जो अवधारणा है व्यक्ति के स्वतंत्रता की, उस अवधारणा को समाज तो कम, राजनीति ने, राजनीतिक तंत्र ने, जिसको व्यवस्था कह सकते हैं, उसने बड़ी चोट पहुंचाई है। लोहिया की सप्त क्रांति का एक उद्देश्य ये भी था कि निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप और कम हो और लोकतंत्र सचमुच का लागू हो। और आखिरी वो था उनका सपना जो अस्त्र शस्त्र खत्म हो। हालांकि अस्त्र शस्त्र खत्म करना एक तरह से आइडियल विचार ही हो सकता है, आधुनिक दौर में सब कुछ तो पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकता, समाहित नहीं हो सकता। लेकिन आप देखेंगे कि जो जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति है वो कहीं न कहीं गांधी के जो समग्र क्रांति है उसका विस्तार है और जिसके एसेंस, जिसकी खुशबू कहीं न कहीं लोहिया की सप्त क्रांति से भी ग्रहण करती है। तो आप देखेंगे, और इसी तरह से हम याद दिलाना चाहेंगे, स्वराज नाम से एक पुस्तिका लिखी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और उन दिनों उस आंदोलन में वो तो सेकेंड लाइनर होते थे अन्ना आंदोलन में, लेकिन उनकी वो पुस्तिका बांटी जाती थी। और वो पुस्तिका भी अगर आप कहेंगे, देखेंगे, तो एक तरह से गांधी के हिंद स्वराज का आधुनिक वर्जन बनाने की कोशिश है। हालांकि आप देखेंगे कि जो हकीकत स्तर पर देखेंगे तो जिस तरह से गांधी के हिंद स्वराज को किनारे लगा दिया गया, संविधान जब बना तो संविधान बनाने में ही सबसे पहले, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को इस बात की चिंता थी कि कहीं हिंद स्वराज जैसा संविधान बनाने की
कोशिश गांधी जी करने लगेंगे तो उनके मन मुताबिक शासन नहीं होगा। 1946 में उन्होंने, नेहरू ने एक चिट्ठी लिख डाली थी। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि यह कैसे संभव है कि भारत के गांव सत्य और अहिंसा को स्वीकार कर लेंगे, एक तरह से आत्मसात कर लेंगे, और गांव तो जिन्हें सामान्यतः हम मानते हैं कि गांव है, वो तो पिछड़े हैं, और पिछड़ों में ये मैं नेहरू को कोट कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, नेहरू की कोट है। नेहरू कहते हैं कि गांव तो सामान्यतः जिन्हें हम गांव कहते हैं वो पिछड़े माने जाते हैं, और पिछड़ी जगह से कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता, कोई प्रगति नहीं हो सकती। और देखें कि वहीं से संविधान की दिशा बदल जाती है, भारत के गांव एकदम से पीछे छूट जाते हैं। आज देखिए संजोग ही है, दुर्योग कह सकते हैं, जिस कोरोना संकट में सबसे ज्यादा अगर जो पलायन हुआ है खासतौर पर मजदूर लोगों का, वो पलायन हुआ है गांवों की ओर। और क्यों हुआ है? क्योंकि आज भी, क्योंकि हमारी 5000 साल की अवधारणा है गांव की। अगर हम आधुनिक इतिहासकारों को ही मान लें तो हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था कम से कम 5000 साल की है, और हमारे जीन में है, हमारे संस्कृति में है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले ज्ञान में है, स्मृति में है, दर्शन में है कि गांव ही प्रधान है, गांव ही गढ़ है। अगर आप सोचिए कि अगर गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को सचमुच संविधान में स्वीकार किया गया होता तो हमारे देश की स्थिति क्या होती। और आप देखेंगे कि जब प्रकाश आंदोलन हो या अन्ना आंदोलन हो, कहीं ना कहीं वो जिस स्वराज की बात करता है उस स्वराज में कहीं ना कहीं ग्राम स्वराज की भी अवधारणा है, सामाजिक विस्तार की अवधारणा है, लोक के अधिकार की अवधारणा है, लोकतंत्र के विस्तार की अवधारणा है। लेकिन आप देखेंगे कि मैं थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जब जब प्रकाश आंदोलन चल रहा था, तो उन दिनों चंद्रशेखर, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, वो भले कांग्रेस में थे, लेकिन वो जयप्रकाश के हिमायती थे। उन्होंने जयप्रकाश को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि आप क्या सोच रहे हैं कि जो लोग आज आपके आंदोलन में साथ दे रहे हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में चंद्रशेखर ने आगे लिखा था कि ये लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि सत्ता हासिल करने आ रहे हैं, और इनकी प्रमुख चाह है सत्ता में भागीदारी हासिल करना। जयप्रकाश आंदोलन के बाद भी यही हुआ। आप देखेंगे कि 1 साल बाद ही 1977 में जो चुनाव हुआ, उसमें देश में लगभग पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया। बाद में जो राज्यों में चुनाव हुए, उन राज्यों के चुनाव में भी पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि जो व्यवस्था परिवर्तन की स्थिति होनी चाहिए थी, जो लोक व्यवहार में आना चाहिए था व्यवस्था परिवर्तन का नजारा, वो नहीं आया। एक तरह से सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही रह गया। और अगर आप जयप्रकाश की जीवनी से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं यह परिवर्तन की बात अधूरी रह गई, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। चंद्रशेखर की बात सही साबित हो गई, और सचमुच चंद्रशेखर ने एक बड़ी कटु बात और लिखी थी। वो चिट्ठी आप देख सकते हैं, उनकी जीवनी में है। चंद्रशेखर ने कहा था कि भविष्य में आपके साथ आने वाले जो लोग हैं, मतलब जयप्रकाश के साथ आने वाले जो लोग हैं, भविष्य में ये लोग अपनी अपनी जातियों के ही नेता साबित होंगे। लालू, मुलायम या नीतीश या चौटाला, आप देखेंगे जयप्रकाश आंदोलन के बाद की ही देन है कि लोग उभर के सामने आए। इन्होंने राजनीति में अच्छा मुकाम हासिल किया। लेकिन क्या यह दुख भरी बात नहीं है, ये सब लोग चंद्रशेखर की ही बात की सोच के अनुरूप, चंद्रशेखर की उम्मीद के अनुरूप अपनी अपनी जातियों के नेता नहीं बन गए। लोहिया ने कहा था जाति तोड़ो, और उनका एक और नारा था संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। लेकिन क्या हुआ? जात भी नहीं टूटी। ठीक है, पिछड़ावाद को एक ताकत मिली, जो समाज की कमजोर हिस्सेदारी जो हिस्सा था समाज का, उसको हिस्सेदारी बढ़ी। लेकिन क्या व्यवस्था परिवर्तन हुआ? और अगर व्यवस्था परिवर्तन हुआ होता तो चीजें क्या इसी रूप में होती जिस रूप में हम जब भी राष्ट्रीय संकट का दौर आता है तो हम देखते हैं। तो यही स्थिति आप देखेंगे अन्ना आंदोलन की भी हुई। अन्ना आंदोलन में आप देखेंगे कि अन्ना नहीं चाहते थे, अन्ना इस बात को समझते थे शायद जयप्रकाश आंदोलन के हश्र को, कि वो आंदोलन तो हुआ, देशव्यापी बगावत हुई, भले ही उनको 5 जून को 25 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जून को गिरफ्तार करने के 1975 को गिरफ्तार कर लिया गया जयप्रकाश को, लेकिन जब बाद में उनको छोड़ा गया
देश में चुनाव हुआ तो जो गैर कांग्रेसी विपक्ष था वो पूरा एक हुआ। वामपंथी पार्टियों को छोड़ दीजिए, वो हमेशा अपवाद रहे हैं इस इतिहास में, उन दिनों भी अपवाद रहे। उस अपवाद को छोड़ दें तो पूरा जो गैर कांग्रेसी विपक्ष था वो साथ आया और कांग्रेस की अजेय समझी जाने वाली सत्ता उखड़ गई। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। अगर व्यवस्था परिवर्तन हुआ होता तो उस सरकार को सिर्फ 2.5 साल में ही नहीं गिर जाना था। हालांकि उस सरकार ने भी, मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, उसने बड़े बड़े कदम उठाए, बहुत काम किया, बहुत अच्छे कदम उठाए, विदेश व्यापी मद्य निषेध लागू किया, जो राशन पर, दुकानों पर राशन मिलता था उसमें कीमतें नहीं बढ़ी, महंगाई को उन्होंने काबू में रखा और वह एक तरह से भारतीय मॉडल की शासन व्यवस्था की ओर बढ़ती हुई सरकार थी। लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग चंद्रशेखर जिनको कहते थे वो सत्ता के लिए आए हैं, उन सत्ता तंत्र के लोगों का अपना अपना जो ईगो था, जिसको हम मान्यता कहते हैं, वो मान्यता जागी, अहम जागा और वो सत्ता गिर गई। अब आते हैं अन्ना आंदोलन की बात पर। आप देखेंगे कि अन्ना आंदोलन का भी, जिस तरह से जयप्रकाश आंदोलन का एक दौर में उनकी दादी, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी मजाक उड़ाती थी, उसी तरह से अन्ना आंदोलन का राहुल गांधी भी मजाक उड़ाते रहे। लेकिन आप देखेंगे कि आंदोलन इतने चरम पर पहुंचा, और चरम पर पहुंचा तो क्या हुआ कि जो उस आंदोलन के सेकेंड लाइनर थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो फ्रंट लाइनर हो गए, प्रथम पंक्ति का अगुवा हो गए। और जो उनके साथी थे, किरण बेदी, प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण या योगेंद्र यादव, ये सब लोग किनारे हो गए धीरे धीरे। और लेकिन अन्ना पिछले आंदोलन की भांति समझते थे, जयप्रकाश आंदोलन की भांति, अगर कोई पार्टी बनाई गई तो वो पार्टी भी दल का, लोकतंत्र का जो दलदल है उसमें शामिल हो जाएगी। उस दलदल में वो जब डूबने लगेगी तो जो व्यवस्था परिवर्तन की कारगर बात है, जो व्यवस्था परिवर्तन का महान लक्ष्य है, उसको हासिल करना मुश्किल होगा। आप देखते हैं कि इस अन्ना के इस विचार के खिलाफ हालांकि अरविंद केजरीवाल गए और उन्होंने सबसे पहले, आपको याद होगा कि 19 सितंबर 2012 को एक रायशुमारी की। वो बार बार रायशुमारी करते हैं, आगे दिनों में कोरोना के लिए भी रायशुमारी की। दिल्ली की सीमाएं खोली जानी चाहिए कि बंद की जानी चाहिए, उसकी भी रायशुमारी की। दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वाले ही रहें कि वाले रहें, इसकी भी रायशुमारी की। पता नहीं वो करते रहते हैं। उन दिनों में उन्होंने रायशुमारी की और इस नतीजे पर पहुंचे कि एक राजनीतिक दल का गठन होना चाहिए। और उन्होंने 26 नवंबर 2012 को एक राजनीतिक दल, जिसे हम आजकल आम आदमी पार्टी कहते हैं, का गठन किया। जयप्रकाश आंदोलन और अन्ना आंदोलन में एक समानता ये है कि एक समानता जो मोटे मोटे तौर पर जो है, एक की बजाय मैं कहना चाहूंगा कि कुछ समानताएं हैं उसको गिनना चाहिए। दोनों ही आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए, दोनों ही आंदोलन एक तरह से वंशवाद के खिलाफ हुए, दोनों ही आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुए। और दोनों ही आंदोलन का जो एक व्यापक मकसद था वो यह था कि लोक का विस्तार हो, लोक और में जो राजनीति और समाज तंत्र है वो बेसिक अंतर दिखे और व्यवस्था में बदलाव हो। और उस व्यवस्था से अगर गांधी का जो हराम राज्य का सपना है या हिंद स्वराज में जिस तरह की स्वराज की बात करते हैं वो स्वराज हासिल हो। लेकिन आप देखेंगे कि एक और समानता आती है कि इन दोनों आंदोलनों का असर यही होता है, वो अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के केंद्र बन जाते हैं बाद के दिनों में। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जयप्रकाश खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, वो बने भी नहीं। उन्होंने ताजिंदगी कोई चुनाव नहीं लड़ा। 1955-56 में वो, आप जानते ही हैं, मैं अपने वक्तव्य में जिक्र कर रहा था, 1942 के जब उन्होंने आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, वहां से फरारी के बाद उनकी जो लोकप्रियता थी, वो कहा यह जाता है कि जो 1923 में जब सरदार भगत सिंह की लोकप्रियता थी उसके बराबर की लोकप्रियता हो गई थी। मतलब वो उन दिनों लोहिया और जयप्रकाश, ये दो बड़े लोकप्रिय नेता हो गए थे। उनकी लोकप्रियता खासतौर पर यूथ वर्ग में, युवा वर्ग में बहुत ज्यादा थी। युवा वर्ग की लोकप्रियता के चलते जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के एक तरह से आप देखेंगे तो स्वमेव अपने आप द्वितीय पंक्ति के बड़े नेता बन गए थे। लेकिन उन्होंने अपने को कांग्रेस की राजनीति से अलग, क्योंकि 1948 में कांग्रेस से ही आप जानते हैं कि सोशलिस्ट पार्टियां अलग हो गई थी। 1934 में बनी थी और
48 में अलग हो गई, तो 48 में अलग होने के बाद से वो सोशलिस्ट खेमे में चले गए। लेकिन आप देखेंगे कि 1956-55 के आसपास, मैं तारीख भूल रहा हूँ, तो उस तारीख के दौरान जयप्रकाश नारायण को खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कैबिनेट में शामिल करने के लिए निमंत्रण दिया था और उस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया था। वह ऐतिहासिक दस्तावेज अपने यहाँ जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है दिल्ली में, उसमें है। उसमें उन्होंने कहा था जयप्रकाश नारायण ने कि मेरी और आपकी सोच में एक अंतर है। मैं नीचे से ऊपर की ओर बदलाव की सोचता हूँ, आप ऊपर से नीचे की ओर बदलाव की सोच रखते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी कैबिनेट में मेरा शामिल होना न तो आपके लिए उचित होगा, न इस देश के लिए उचित होगा। हालाँकि एक पर्यवेक्षक के नाते मैं मानता हूँ कि शायद वो कैबिनेट में शामिल हुए होते तो भारत की जो दशा आज है वो थोड़ी बेहतर होती, क्योंकि अपने नैतिक आवरण में, अपने नैतिक दायरे में, अपने नैतिक जो प्रभाव मंडल में वो बहुत चीज़ों को बदलने की कोशिश कर सकते थे। आप जानते हैं जब जयप्रकाश आंदोलन अपने पीक पर पहुँचा, जगह-जगह आंदोलन हुए, छात्र सड़कों पर उतर आए, इंदिरा सरकार की और उनकी कांग्रेस की राज्य सरकारों के खिलाफ 1974 से लेकर 75 तक जगह-जगह आंदोलन चला और उस आंदोलन के खिलाफ इंदिरा गांधी ने एक तरह से भुवनेश्वर में एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जल्दीबाजी में हैं और वो सत्ता पाने की जल्दबाजी में। तब जयप्रकाश नारायण को ये बात बहुत चुभी थी और उन्होंने बाद में एक अपनी डायरी लिखी। जब जेल में थे, उनको गिरफ्तार किया गया था 25 जून 1975 को और चंडीगढ़ के पीजीआई में रखा गया था नजरबंद। तो उसी में उन्होंने अपनी डायरी लिखी, वो जेल डायरी के नाम से बड़ी मशहूर किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि क्या मैं चाहता तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, बहुत पहले ही बन सकता था। कविता के फॉर्म में लिखा है, लेकिन मैंने सत्ता की कभी चाह नहीं रखी। अन्ना भी कभी सत्ता की चाह नहीं रखते थे, अन्ना इसीलिए दूर रहे। जयप्रकाश भी सत्ता की चाह नहीं रखते थे, वो सोचते थे कि सत्ता पर एक नैतिक चाबुक बनी रहे और वो बनने की वजह से चीजों को बदला जा सकता है। अन्ना भी वही चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखते हैं कि जयप्रकाश आंदोलन के बाद जो सरकार बनती है मोरारजी देसाई की, भले कुछ मामलों में वो बहुत अच्छी तरह से शासन चलाने वाली रही, लेकिन अहंग के टकराव में वो बिखर गई और जिस इंदिरा गांधी को हटाने के लिए इन जयप्रकाश आंदोलन हुआ था, जिसने इंदिरा की अगुवाई वाली कांग्रेस के द्वारा जो भ्रष्टाचार फैला था उन दिनों, उस भ्रष्टाचार को मटियामेट करने के लिए जो आंदोलन हुआ था, वह आंदोलन पूरी तरह से ठप पड़ गया, बेकार हो गया या खत्म हो गया। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि जन लोकपाल विधेयक को लेकर के जो सन 2011 में 5 अप्रैल को अन्ना ने आंदोलन शुरू किया, जो अगस्त 2011 में अपने चरम पर पहुंचा, वह आंदोलन भी अपनी जो अपना लक्ष्य था वो लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। एक चीज और देखना चाहेंगे आप देखेंगे कि दोनों आंदोलनों में एक और समानता है। जयप्रकाश आंदोलन में एक चीज रही कि उन दिनों जो कांग्रेस के ताकतवर और एक तरह से कहें तो दादा टाइप नेताओं से जो वर्ग परेशान था, उस वर्ग ने भी अपनी आवाज मुखर की थी और उसी मुखरता में आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी का चुनाव भी जो रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, जीती थी, 12 जून 1975 को खारिज किया गया क्योंकि उन पर आरोप था, उनके खिलाफ लड़े थे राजनारायण समाजवादी नेता, उन्होंने रिट दाखिल कर रखी थी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसमें उन्होंने कदाचार का आरोप लगाया था और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उन्होंने उस चुनाव को रद्द कर दिया था। तो आप देखेंगे कि उस दौर में जो कांग्रेस के कुशासन से जो पीड़ित पक्ष था वो उठ खड़ा हुआ था। आप देखेंगे कि अन्ना आंदोलन के दौरान 2-3 इसी तरह से और आंदोलन शामिल होते हैं या उनको बल मिलता है। आप याद करेंगे दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसे हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से भी जानते हैं, उसके डॉक्टरों ने एक आंदोलन शुरू किया था, यूथ फॉर इक्वलिटी करके एक आंदोलन शुरू किया था और एक तरह से वो आरक्षण विरोधी आंदोलन था, खासतौर पर शिक्षण संस्थाओं में। वहां से वो आंदोलन गति पकड़ा था और इन्हीं दिनों आप देखेंगे कि 2012 के दिसंबर में दिल्ली में मुनीरका में एक बड़ा लोमहर्षक, बड़ा ही रोंगटा खड़ा कर देने वाला कांड होता है, जिसे हम निर्भया कांड के नाम से जानते हैं और उसको लेकर के एक उबाल आता है और उस उबाल के खिलाफ, मतलब उस उबाल के पक्ष में
और उस लोमहर्ष कांड के खिलाफ गांव-गांव तक जिस तरह से आंदोलन खड़ा हुआ, सही मायने में लोगों ने इस आंदोलन से इसे साबित होता है, सही मायने में इस आंदोलन से भी लोगों ने उम्मीद पाल रखी थी, व्यवस्था बदलने की उम्मीद देखी थी, लेकिन और वो जिस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार को खात्मा हुई थी, क्यों किया गया था, हालांकि उन्होंने उसके बाद पत्ता लगा दिया था 25 जून 1975 को। एक तरह से प्रेस की आजादी छीन ली गई थी, एक तरह से अखबारों पर सेंसर लगा दी गई थी, अखबार बिना सरकारी अफसरों की मर्जी से अपनी मर्जी के चीजें नहीं छाप सकते थे। इसके बावजूद आप देखेंगे कि बाद में जब जयप्रकाश का आंदोलन हुआ, जो पहली रामलीला मैदान में जब गोष्ठी हुई, बल्कि बैठक कहें जुटान हुआ, तो लोगों को उम्मीद तक नहीं थी कि लोग आएंगे, क्योंकि इतना दबाया गया था इमरजेंसी के दौरान कि लोगों को लगा कि लोग शायद ना आए। लेकिन जब रामलीला मैदान में दोपहर होते होते तिल रखने की जगह नहीं बची, तब लगा जयप्रकाश को या उस दौर के नेताओं को कि भारत में स्पार्क बहुत ज्यादा है, चिंगारी बहुत तेज हो चुकी है, वो शोला बनने को तैयार है, बस उसको एक रास्ता दिखाने की जरूरत है, तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक कुछ वैसे ही आप देखेंगे अन्ना आंदोलन में हुआ। हालांकि उस चिंगारी का इस्तेमाल अन्ना ने खुद नहीं किया। जयप्रकाश आंदोलन में उस चिंगारी का इस्तेमाल जयप्रकाश करते हैं, सारे गैर कांग्रेसी पार्टियों के नेताओं को बुला कर उन्होंने उनकी एकता कराई। ये भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को जान के ताज्जुब होगा कि जो जनता पार्टी उन चुनावों में जीती, वो दरअसल अपने चुनाव जीतने के पहले तक वो गठित ही नहीं हो पाई थी, उसका गठन तो बाद में हुआ। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि चक्र हलधर निशान कैसे था। वो हलधर निशान दरअसल उस दौर में गैर कांग्रेसी जो विपक्षी दल था, एक दमकीपा दलित मजदूर किसान पार्टी, उस दमकीपा नहीं सॉरी बीकेडी बीकेडी नाम था, भारतीय क्रांति दल, जिसके अध्यक्ष चरण सिंह थे, माफ कीजिएगा आप लोग, बाद में उन्होंने दमकीपा बनाया था जनता पार्टी से अलग होकर के, उसके पहले उसका नाम था भारतीय क्रांति दल बीकेडी। तो भारतीय क्रांति दल का चुनाव निशान था, और उसी चुनाव निशान पर जयप्रकाश आंदोलन के दौरान जो लोग इन कांग्रेस के खिलाफ जुटे थे, वो सब लोग जुटे थे, और जुटने के बाद उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। लेकिन इसी तरह से आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का, खाली वैसे तो दिल्ली में ही है, उसमें भी जो आंदोलन होता है ऐसा ही जुटान होता है, ऐसे ही लोग जुटते हैं, और इस तरह से एक नई पार्टी सत्ता में आती है। बस अंतर इतना है, जयप्रकाश आंदोलन में और अन्ना आंदोलन में अंतर इतना है कि जयप्रकाश आंदोलन के बाद की जो सत्ता बनी, उसमें कई पिछड़े नेता उभर के सामने आए, लालू, मुलायम, चौटाला, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, इस टाइप के बड़े बड़े नाम, रामविलास पासवान बड़े उभर के आए। लेकिन जो अन्ना आंदोलन के दौरान इस तरह से बड़े बड़े नाम उभर के नहीं आए। हाँ, एक और समानता रही, दोनों ही आंदोलनों का उद्देश्य था कि भारत की जनता को बुनियादी स्तर पर बदलाव देखने को मिले, और वह सपना पूरा नहीं हुआ। ये भी एक समानता है। मुझे लगता है मैं बहुत कुछ बोल गया हूँ, आप सबने मुझे मौका दिया बोलने का। आप सबका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं श्री उमेश चतुर्वेदी जी का अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने तमाम व्यस्तताओं के होने के बावजूद हमारे मंच पर आने के लिए स्वीकृति दी, और इतना व्यापक स्तर पे जेपी आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन हो, दोनों को बहुत व्यापक तरीके से डिस्कस किया। उन्होंने तीन चीज पे फोकस किया कि तीन क्या मुख्य बिंदु थे जो कॉमन थे दोनों आंदोलन में। वो एक गुड गवर्नेंस हो गया, करप्शन हो गया, और तीसरा युवाओं की भूमिका। अगर हम दोनों आंदोलन को देखें तो दोनों आंदोलन में युवाओं से अपील की गई कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, प्रखर होके बोले, और दोनों आंदोलन में इनकी भागीदारी भी रही। तो मैं तहे दिल से उमेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि वो हमारे मंच पर आए और बहुत व्यापक एवं सार्थक विषय पे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आभार।